हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। तो हम अगला चैप्टर देखेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके पहले थोड़ी सी बात करेंगे कि जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसकी नोट्स कैसे बनाएं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कितना ज़्यादा तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे बात अगर है पास होने की, तो बच्चा वो भी पास हो जाएगा जो 33% नंबर लाता है, वो भी पास हो जाएगा। 50 वाला परसेंट भी 50% जो पाएगा वो भी पास हो जाएगा। 70% जो लाएगा वो भी पास हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस स्ट्रीम में जुड़े रहना है और आगे कुछ करना है इससे, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। आपके बुक में जितने शब्द हैं, जितनी लाइन है, उस सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्या कहना चाह रही है वो भी पता होना चाहिए। एनसीईआरटी वैसे भी बहुत ही कॉम्पैक्ट बनाई गई है, इतनी गागर में कह लीजिए सागर डालने का प्रयास किया गया है, क्योंकि एक लाइन में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे में आपको नोट्स जो बनाएंगे, ध्यान रखेंगे कि ऐसी कोई भी लाइन ना छूटने पाए जिसमें इन्फॉर्मेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ ऐसी लाइनें छोड़ सकते हैं जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने से पहले बेस बनाने का प्रयास करती हैं। किसी अगर फिगर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है तो आप इसको फिगर बना सकते हैं और उसमें बहुत बहुत थोड़े में लिख सकते हैं, क्योंकि फिगर को देख के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर एक दो बार आप घर पे प्रयास किए हैं तो ऐसे कुछ आप नोट्स बनाएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन छूटने ना पाए। तो चलिए, मुझे लगता है आपको अंदाज़ा मिल गया है। अगले चैप्टर की बात करते हैं। एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म to indirectly break down simple molecules like glucose। आपने पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन का यूज होता है ऑर्गेनिज्म में, वो इनडायरेक्टली जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज को, उसके ब्रेक डाउन के लिए ही यूज होता है, ताकि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ब्रेक डाउन तब भी हो जाएगा लेकिन एनर्जी कम मिलेगी। तो उसमें ऐसा जो NADP जो ATP बनता है वही मिलता है, जो NADH2 और जो उसके दूसरे फार्म बनते हैं जिसमें बाद में ATP रिलीज किया जाता है, उसमें से ATP नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए जो डायरेक्ट ATP बनता है वही मिल पाता है। आगे है अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, इट्स। तो O2 का यूज जो है वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए किया जाता है सेल्स में। टू डिराइव एनर्जी, पर्पज़ है इनका एनर्जी लेने का। टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, और उस एनर्जी का यूज है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज़ आल्सो रिलीज ड्यूरिंग अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। और ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है बेसिकली आपके बॉडी में, इट मीन्स कि किसी भी एनिमल के बॉडी में जो कि लिविंग है, उसकी बॉडी में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन वो होता है जैसे जिसमें छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो एनाबॉलिक रिएक्शन है। जैसे फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O मिलते हैं, कई सारे CO2 कई सारे H2O मिलते हैं और जाके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन वो है, सॉरी कैटाबॉलिक रिएक्शन वो है जैसे रेस्पायरेशन, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कई सारे CO2 और H2O में तोड़ दिया जाता है, तो वो जो है कैटाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है। तो ऐसे भी जब हम बड़े होते हैं, जवान हो रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी में ज़्यादातर एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और जो लोग बूढ़े होने लगते हैं, हड्डियाँ गलने लगती हैं, मसल्स ख़त्म होने लगते हैं, उनके बॉडी में जो रेट है, जो स्पीड है, वो एनाबॉलिक रिएक्शन कम है और कैटाबॉलिक रिएक्शन की ज़्यादा है, इसलिए उनकी धीरे धीरे डिकेइंग स्टेज में जाने लगती है। डिकेइंग वर्ड बेसिकली यूज किया जाता है जो चीज़ सड़ती उड़ती है, लेकिन यहाँ डिके नहीं यूज करेंगे, कह सकते हैं कि कमज़ोर होने लगती है, वीक होने लगती है और उनका बॉडी वेट कम होने लगता है, क्योंकि उनकी बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा है कंपेरिजन टू एनाबॉलिक रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड which is a harmful is also released during the above catabolic reaction. It is therefore evidence that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out. तो ये एक प्रमाण है कि
इसलिए O2 जो है लगातार दिया जाता है सेल्स को, और CO2 लगातार बनता रहता है जो सेल से बाहर निकलता रहता है। दिस प्रोसेसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो ये जो प्रोसेस है कि जो ऑक्सीजन को बार बार एटमॉस्फेयर से लिया जा रहा है और CO2 को एटमॉस्फेयर में छोड़ा जा रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन। और इसी को बहुत सामान्यतः अगर बात करते हैं तो रेस्पायरेशन भी कह देते हैं, जबकि आपको पता है रेस्पायरेशन क्या है। तो हम आगे बात नहीं करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, आप अपने हाथ को अपने सीने पर रखें। यू हैव फील अ चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, तो आपको महसूस होगा कि आपका चेस्ट जो है ऊपर और नीचे, अप और डाउन चल रहा है। यू नो दैट इज़ अ ड्यू टू ब्रीदिंग, और आपको पता है ये क्यों है, क्योंकि ये ब्रीदिंग के कारण है। अगर सड़क के किनारे कोई कुत्ता पड़ा रहता है तो हम लोग भी यही देखने का प्रयास करते हैं इसका पेट ऊपर नीचे उठ रहा है कि नहीं। उठ रहा है तो सो रहा है, और नहीं उठ रहा है तो ख़त्म है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे श्वसन करते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड mechanisms of breathing are described in the following section in this chapter। तो चलिए हम उसी के बारे में, कैसे ऑर्गेनिजम्स रेस्पायरेशन करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, उसी के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, mechanism of breathing vary among different group of animal depending mainly in the habitats and level of organization। कह रहा है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो ब्रीदिंग है वो अलग अलग है। ये डिपेंड करता है कि उनका डेवलपमेंट कितना हुआ है और वो किस जगह पे रहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो डिफ्यूजन से हो जाएगा, और टिश्यू लेवल पे है तो उनके लिए सिस्टम चाहिए होगा। अब सिस्टम चाहिए है तो उसमें भी अलग अलग हैं, किसी के पास लंग्स हैं, किसी के पास गिल हैं, किसी के पास स्पाइरिकल्स हैं, तो अलग अलग हैं। तो चलिए देखते हैं। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्ज, ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक तो जिनके पास रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्रेट्स, और जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं तो इन्वर्टिब्रेट्स। तो हम इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, स्पॉन्ज, जिनको बोलते हैं पोरीफेरा, पोरीफेरा फाइलम का है ये। सेलेंट्रेट्स, सेलेंट्रेटा फाइलम का है। फ्लैटवार्म, फ्लैटवार्म जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस का है। इट्स एक्सचेंज ऑक्सीजन विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर अ इंटायर बॉडी सरफेस। तो ये सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल हैं, ये पूरी बॉडी के सरफेस पर एक्सचेंज कर लेते हैं गैस का। इनके पास कोई खास ऑर्गन, कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है। अर्थवर्म यूज देयर मोस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स हैव द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, ट्राइक्यूल ट्यूब्यूल्स। अर्थवर्म के पास जो उसकी स्किन है वो बहुत मॉइस्ट होती है, हमेशा कभी सूखा अर्थवर्म नहीं देखेंगे आप। तो उसकी स्किन से, स्किन के बहुत करीब में ब्लड की नेटवर्क होता है, तो वो जो है उसी स्किन के थ्रू, क्योंकि ब्लड बहुत करीब है उसके स्किन के, तो वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, तो स्किन की हेल्प से कर लेता है। और जो इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं, उनके बॉडी पे छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और जो बाकायदा एक ट्यूब के रूप में उनके बॉडी में रन करता है। और अंदर जाने के बाद, मतलब कई ऐसे पोर पाए जाते हैं, और अंदर जाने के बाद वो आपस में जाल जैसा बनाता है जो टिश्यू के बहुत करीब से होके गुजरता है। तो वहाँ से टिश्यू और ब्लड, ये दोनों जो है ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स। टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, जो कि एटमॉस्फेयर के एयर को उनके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल, ये आपने देखा होगा, ये कुछ एम्फीबियंस में और कुछ फिशेस में पाया जाता है। ब्रांचियल रेस्पायरेशन, क्योंकि ये बहुत ही शाखा युक्त होता है गिल, तो ब्रांचियल रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, और इस तरह का रेस्पायरेशन बहुत सारे आर्थ्रोपोडा, जिसमें आपका आता है ग्रास होपर वगैरह,
तो ये भी करते हैं जो वाटर में रहते हैं। एक्वाटिक मतलब जो वाटर में रहते हैं, एक्वाटिक इन्वायरमेंट। एंड मोलस्क्स, और मोलस्क जिसमें पाइला, यूनियो ये सब आते हैं। एंड मोलस्क वेयर एज वेस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स। मोलस्क के पास जो मोलस्क हैं इनके पास एक वेस्कुलराइज्ड बैग पाए जाते हैं। वेस्कुलराइज्ड का मतलब जिसमें आर्टरी और वेन्स का जो है पूरा नेटवर्क हो, तो उसको वेस्कुलराइज वर्ड बोलते हैं, कहते हैं। बैग कॉल्ड लंग्स, तो वो लंग्स से भी करते हैं। और लंग्स को बोलते हैं एक और टर्म से पल्मोनरी रेस्पायरेशन। आर यूज बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं ये जो है रेस्पायरेशन के लिए पल्मोनरी रेस्पायरेशन का यूज करते हैं। एमंग वर्टिब्रेट्स फिश यूज गिल, whereas amphibian, reptile, bird, mammals respire through lungs। तो इसमें जो वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस जो है गिल से करती हैं। whereas एम्फीबियन, रेप्टाइल, एम्फीबियन मतलब जो दोनों जगह रह सकते हैं, वाटर में भी और टेरेस्ट्रियल पे भी। रेप्टाइल्स में आते हैं जैसे लिजार्ड, बर्ड्स, मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। ये सब जो है जो ज़मीन पे रहते हैं ये सब लंग्स से करते हैं। अब मैं सब बोल दिया हूँ तो एम्फीबिया को मत रखना उसमें, इट मीन्स कि जो थोड़ा सा सूखी इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। जो फ्रॉग है अपने मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करता है, जिसको क्यूटीनियस रेस्पायरेशन बोलते हैं, जब वो अपनी स्किन से करता है। आल्सो आगे क्या है, ओके मतलब क्यूटीनियस रेस्पायरेशन भी करता है। इसके अलावा वो जो है अपने लंग्स से भी करता है, उसके पास लंग्स भी पाए जाते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट एबव द अपर लिप्स, इट लीड्स टू नसल चैम्बर। ओके इसी पे रोकते हैं, आगे भी बाद में वीडियो डालते हैं थोड़ी देर बाद।